तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे काम की बात पर आते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल या कर्मचारी मूल्यांकन, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, है ना? लेकिन आज हम इस जटिल और भारी भरकम लगने वाले टॉपिक को बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल भाषा में डिकोड करेंगे। और हाँ, ये सारी बातें हवा में नहीं हो रही हैं। हमारा ये पूरा विश्लेषण इग्नू के बेहद सॉलिड और रिलायबल स्टडी मटेरियल पर आधारित है। इसका मतलब है कि आज हम जो भी डिस्कस करेंगे वो पूरी तरह से एक क्रेडिबल और फैक्चुअल फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा रोड मैप बहुत ही सिंपल है। हम समझेंगे कि ये परफॉर्मेंस अप्रेजल असल में है क्या, इसके रियल वर्ल्ड फायदे क्या हैं, इसमें मुश्किलें कहाँ आती हैं, और अंत में इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और पुराने तरीकों पर नजर डालेंगे। तो सेक्शन 1 निष्पादन मूल्यांकन क्या है, सिद्धांत से वास्तविकता तक। इसे समझने के लिए जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। यामिनी नाम की एक नई इंटर्न अपनी एचआर मैनेजर शीला से पूछती हैं कि भाई कंपनी को कर्मचारियों को इवैल्यूएट करने की जरूरत ही क्या है। ये सवाल तो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आता ही है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अप्रेजल कोई कैजुअल गपशप नहीं है। ये एक बहुत ही फॉर्मल और स्पेसिफिक प्रोसेस है। इसमें बाकायदा चेक किया जाता है कि आपको जो काम सौंपा गया था वो तय किए गए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहा है या नहीं। इसे अगर हम एकेडमिक नज़रिए से देखें तो डेसलर का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि मूल्यांकनों को हमेशा पहले से तय किए गए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के आधार पर ही नापा जाना चाहिए। मतलब बिना किसी स्पष्ट बेंचमार्क के हवा में तीर नहीं चलाया जा सकता। यहाँ एक और बात समझनी बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रा के काम में बॉस से मिलने वाला कैजुअल फीडबैक और एक प्रॉपर फॉर्मल एनुअल रिव्यू प्रोसेस, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फॉर्मल अप्रेजल एक पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड और स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया होती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, उद्देश्य और लाभ। आखिर हम ये सब करते क्यों हैं? चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस एक कंपनी और उसके कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी वैल्यू क्रिएट करती है। अब इस लिस्ट को देखिए, ये सच में काफ़ी इंप्रेसिव है। एक कंपनी के सबसे बड़े एचआर डिसीजंस पूरी तरह से इसी एक प्रोसेस पर टिके होते हैं। किसका प्रमोशन होना है, किसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और सबसे ज़रूरी सैलरी और इंसेंटिव्स कितने बढ़ेंगे, ये सब इसी अप्रेजल डेटा से तय होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अप्रेजल सिर्फ एम्प्लॉई का नहीं होता, ये इनडायरेक्टली खुद एचआर डिपार्टमेंट का भी टेस्ट होता है। ये बताता है कि शुरुआती रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की प्रक्रिया ने सच में सही लोगों को चुना था या नहीं। और अगर कर्मचारियों के नज़रिए से देखें तो ये उनके लिए भी एक गेम चेंजर है। इससे उन्हें अपने रोल को लेकर क्लैरिटी मिलती है, जॉब सैटिस्फैक्शन बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, ये अपने करियर गोल्स पर खुलकर बात करने का एक बेहतरीन मौका देता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सामने आता है। अगर ये प्रोसेस इतनी ही कमाल की है तो ज़्यादातर लोग अप्रेजल का नाम सुनते ही घबरा क्यों जाते हैं? संगठनों में ये सिस्टम अक्सर फेल क्यों हो जाता है? यहीं से शुरुआत होती है हमारे सेक्शन 3 की, मूल्यांकन में आने वाली बाधाएं या कहें तो फ्रिक्शन पॉइंट्स। चलिए समझते हैं कि अप्रेजल का थ्योरेटिकल आइडिया असल जिंदगी की उलझनों से कैसे टकराता है। सबसे बड़ी वजह है कंपनी का कल्चर। जरा सोचिए, एक तरफ पॉजिटिव कल्चर है जहां फीडबैक को ग्रोथ का हिस्सा माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक नेगेटिव कल्चर है जहां सिर्फ डर का माहौल है और मैनेजमेंट इसे सीरियसली नहीं लेता। जाहिर सी बात है, ऐसे नेगेटिव माहौल में लोग इस प्रोसेस से हमेशा डरेंगे ही। हमारा स्टडी मटेरियल भी साफ तौर पर इन सिस्टमैटिक कमियों की ओर इशारा करता है। अगर गोल्स ही क्लियर नहीं है या फिर अच्छे रिव्यू के बाद भी कोई असली रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो मोटिवेशन पूरी तरह खत्म हो जाता है, और फिर जॉब जाने के डर से ये पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, मूल्यांकन की प्रक्रिया। इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए ताकि ये फेल ना हो। ये जो स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क आप देख रहे हैं, ये साबित करता है कि एक सक्सेसफुल अप्रेजल साल में एक दिन अचानक होने वाली कोई मीटिंग नहीं है। सबसे पहले गोल सेट करना, फिर बजट के हिसाब से सही तरीका चुनना, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करना, रिजल्ट्स कम्युनिकेट करना, और आखिर में सुधार के लिए रणनीति बनाना। ये सब एक लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। और हाँ, एक बेहद अहम स्टेप जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है वो है खुद अप्रेजल करने वाले को ट्रेनिंग देना। अगर इवैल्यूएटर को ही नहीं पता कि निष्पक्ष तरीके से रेटिंग कैसे करनी है तो पूरी प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से,
यानी सेक्शन 5 पर, मूल्यांकन के पारंपरिक तरीके। चलिए देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से संगठन एक्चुअल इवैल्यूएशन करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज करते आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट रैंकिंग मेथड की। हमारा सोर्स बताता है कि ये सबसे पुराने और सिंपल तरीकों में से एक है। इसमें परफॉर्मेंस को अलग अलग हिस्सों में तोड़ने के बजाय बस सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है और टॉप से बॉटम तक एक रैंक पकड़ा दी जाती है। लेकिन यहां आप अप्रोच में एक शानदार शिफ्ट देख सकते हैं। स्ट्रेट रैंकिंग में जहां लोगों को आपस में भिड़ा दिया जाता था, वहीं पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन में एक आदर्श कीमैन यानी एक बेंचमार्क कर्मचारी का मॉडल बनाया जाता है और फिर उस बेंचमार्क के आधार पर बाकियों की लीडरशिप या ईमानदारी जैसी खूबियां नापी जाती हैं। सुनने में काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन टेक्स्ट यहाँ एक चेतावनी भी देता है। एक ऐसा परफेक्ट कीमैन या आइडियल स्किल डिजाइन करना किसी भी मैनेजमेंट टीम के लिए सच में बहुत बड़ा और चैलेंजिंग काम होता है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हमें इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खुद को छोड़ना होगा। आधुनिक एचआर सिस्टम इन पुराने तरीकों को कैसे रीडिजाइन कर सकता है? हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जिससे कर्मचारियों के मन से डर पूरी तरह खत्म हो जाए और उन्हें अपना बेस्ट देने की एक सच्ची पक्की प्रेरणा मिले? इस बारे में जरूर सोचिएगा।